हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण विधियां, यानी आज हम शिक्षण विधियों को ही करेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सामाजिक अध्ययन की जो 11th यूनिट है, 11वीं यूनिट है, तो उसके हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज ये 3rd चैप्टर होगा जिसमें हम कुछ शिक्षण विधियों को सीखेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में इन चीजों को सीखेंगे जिससे कि कोई भी समस्या नहीं आए। कुछ डेफिनेशंस होगी, बस उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझकर उनको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो शिक्षण विधियां क्या है, यानी क्या होती है शिक्षण विधियां, जिनसे कि टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, यानी बहुत अत्यधिक जो रोचक पूर्ण बना सकता है और उनको इतना अच्छा बनाए कि विद्यार्थी जो है वो रुचि लेकर सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो है उसको अच्छे से पढ़ सकें। ओके, तो शिक्षण विधियां क्या है साधारण अर्थों में, जिससे कि शिक्षक जो है वो अपने शिक्षण को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, रोचक पूर्ण बनाने के लिए विधियों का यूज करता है। तो वो शिक्षण विधियां क्या हो सकती हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मैंने शब्द यूज किए हैं उन पर ही आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इनसे भी पूछा जाता है कि शिक्षण विधियां क्या हो सकती हैं। इससे शिक्षण तो होता ही है रोचकपूर्ण, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बालक जो होता है उसकी सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, यानी कि जो क्रिएटिविटी है उसके अंदर से वो जागृत करना। इसके अलावा वह चिंतन शक्ति का विकास कर सके, यानी कि जितना ज्यादा वो सोच सके, जितना ज्यादा वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके। ठीक है, तो यही है शिक्षण विधि का अर्थ। ठीक है, परंपरागत जो शिक्षण विधियां थी वहां पर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आप लोगों ने भी स्टूडेंट रहे होंगे जब देखा होगा कि शिक्षक जो है वो इतना ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन जो वर्तमान में शिक्षण विधि है, यानी वर्तमान में जिस टीचिंग का जो यूज किया जाता है, उसमें बालक जो होता है उसको केंद्र में रखकर हम बहुत अधिक युक्तियों का यूज करते हैं, जिससे बालक जो है उसको बर्डन महसूस न हो और वो चीजों को बहुत आसानी से सीख जाए। ठीक है, तो ये एक साधारण अर्थ में थी। अब एक डेफिनेशन से हम समझ लेते हैं शिक्षण विधि क्या होती है। श्रीमती एस.के. कोचर का कहना है कि जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए विभिन्न हथियारों का ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार शिक्षक को भी विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है। यानी एक टीचर जो है उसको बहुत सारी शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। जिस प्रकार एक सैनिक जो है वो हथियारों को लेकर लड़ने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए उसे क्या हथियारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शिक्षक के पास भी हथियार होते हैं और उन हथियारों का नाम ही क्या है, शिक्षण विधियां। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन को याद करने की एक ट्रिक जो है वो मेरे माइंड में आई थी, तो मैंने सोची कि आपको बताई जाए। बाकी आप अपने तरीके से भी कोशिश करा करिए डेफिनेशंस को ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करने की। देखिए, श्रीमती एस.के. कोचर यानी कोच। अब कोच किसका होता है, एक समूह का कोच होता है, यानी कि एक जो ग्रुप होता है उसका कोच होता है, चाहे वो प्लेग्राउंड में जो प्लेयर्स होते हैं उनका कोच हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो डेफिनेशन है उसमें सैनिक वर्ड यूज हुआ है। सैनिक यानी सैनिक को अपने हथियारों को चलाने के लिए किसका परामर्श आवश्यक है, कोच का। कोच यानी उसके ऑफिसर का। तो इस तरीके से आप ये जो डेफिनेशन है इसे याद रखेंगे। फर्स्ट है सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतनी सारी जो विधियां हैं कैसे याद रहेंगी, बहुत ही आसान तरीके से याद रहेंगी। बस आपको समझना है कि सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि, देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि इस विधि में क्या होगा, समूह में विचार विमर्श द्वारा भागीदारी। जब बालक जो होता है वो समूह में अपने विचारों को प्रकट करता है, तो वहां जो समूह में बच्चे जो होते हैं वो सभी इकट्ठे होकर भागीदारी लेते हैं, तो जिससे कि कंपटीशन की भावना का तो विकास होता ही है, ये भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वो अपने विचारों को प्रकट भी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लेने के लिए वो प्रेरित होते हैं। अब एक डेफिनेशन से समझ लेते हैं M.P. मुफात का क्या कहना है। M.P. मुफात कहते हैं सामाजिकृत अभिव्यक्त व्याख्यान की अपेक्षा, यानी व्याख्यान पर बल नहीं देती है। मुफात का कहना है की अपेक्षा छात्रों के सहयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। छात्रों के
जो हेल्प है उसके अधिक अवसर प्रदान करती है, उन्हें बहुत अधिक अवसर जो है वो प्रदान किए जाते हैं। यह एक सामूहिक वाद विवाद विधि है जिसमें सभी बालक अपना योगदान देकर, प्रश्न पूछकर तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए सहयोगी ढंग से भाग लेते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है मुफाद की, वो कितने अच्छे से बिल्कुल डिफाइन की गई है कि ये क्या है, ये एक वाद विवाद विधि है, यानी कि बातें की जाती हैं, अपने जो प्रकरण है उसे प्रस्तुत किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने विचारों को सामने रखते हैं, प्रश्न करते हैं और उनके उत्तर प्राप्त करते हैं। अब ये विचार जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दो रूप से, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के दो रूप से विचार जो है वो प्रकट किए जा सकते हैं, एक अनौपचारिक रूप से, एक औपचारिक रूप से। इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझिए। अनौपचारिक यानी कि समय की कोई पाबंदी नहीं हो, जहाँ कोई नियम ना हो, जहाँ कोई आज्ञा का पालन ना किया जाता हो, बस अपने विचार जो है वो व्यक्त करने हैं स्वतंत्र रूप से, जो भी मन में आ रहे हैं वो। इसका अर्थ तो ये हो गया। औपचारिक रूप से क्या है, यानी यहाँ पर समय का भी निर्धारण होगा, नियम भी होंगे और कुछ निर्देशन भी होंगे जिनकी पालना करने के बाद जो बच्चा है वो भागीदारी लेगा और अपने विचार व्यक्त करेगा। ठीक है। अब इसके भी टाइप हो सकते हैं कि वो किन किन माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। सामूहिक वाद विवाद, आपने सुना होगा सामूहिक वाद विवाद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो एक अनुदेशक होता है, अनुदेशक के साथ साथ कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के साथ समूह के कुछ सदस्य होते हैं और श्रोतागण होते हैं जो कि उन विचारों को सुन रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुदेशक होता है उसका कार्य होता है कि जो भी प्रकरण जो है, टॉपिक है, उसका निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना। जो अध्यक्ष जो होता है उसका काम होता है कि वाद विवाद जो है उसका संचालन करना। ठीक है। उसके बाद जो समूह के सदस्य होते हैं वो तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और श्रोतागण होते हैं वो उनको सुन रहे होते हैं। सुनने के बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो उसके बाद वाद विवाद स्टार्ट होता है। श्रोतागण जो है वो सुनी हुई बातों को सुनकर और फिर अपने क्वेश्चन जो है वो पुटअप करते हैं और जो समूह के सदस्य होते हैं वो उनका आंसर देते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, जो भागीदारी है वो सभी की हो रही है। नेक्स्ट है विचार गोष्ठी, नेक्स्ट है विचार समिति। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर श्रोतागण उनको मौका दिया गया था कि बाद में वो क्वेश्चन कर सके। यहाँ पर श्रोतागणों को क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं मिलता है, यानी प्रश्न पूछने का, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलता है। यहाँ पर तो जो समूह के सदस्य होते हैं वही उन विचारों को, जो समिति के सदस्य होते हैं वही अपने विचारों को बाहर प्रकट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अवसर नहीं दिया जाता श्रोतागण को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी यानी कि सेमिनार का आयोजन एक दिन न होकर 1 से 2 दिन या 3 दिन या फिर एक सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। इसका जो टाइम है वो फिक्स एक दिन नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो टॉपिक के ऊपर कंक्लूजन नहीं निकलता है तब तक वह टॉपिक जो है वो चलता रहता है। उसके बाद है कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप के नाम के बारे में भी आपने सुना होगा। भाई वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है वहां पर। तो इसमें क्या होता है कि क्रियात्मक पक्ष के विकास हेतु अध्यक्ष जो होता है उसको प्रकरण संबंधी, सैद्धांतिक और प्रायोगिक, इन दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सभी जानकारी को विद्यार्थियों को देने के बाद उसके प्रयोग के लिए क्या किया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि वह आगे चल के व्यवसायिक क्षेत्र में उसका लाभ उठा सकें। ठीक है। इसीलिए वर्कशॉप जो है उसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको कि क्रियात्मक पक्ष के विकास की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है। क्रियात्मक पक्ष की यानी कि करके देखना, यानी कि जो प्रयोग है उसे करके देखने की बात की गई है। यहाँ पर जब करके देख लेते हैं तो बालक को और अच्छे से समझ में आ जाता है और जब वो इन फ्यूचर व्यवसायिक क्षेत्र में उस प्रकरण, जो उस टॉपिक का जब यूज करता है तो उसे वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस विधि के अंदर ये होता है कि जो शिक्षक है वह विद्यार्थी के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत करता है, यानी समस्या सामने रखता है और बच्चों को कहा जाता है कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, तो वो चिंतन करें। तो यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षक
का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी के चिंतन का विकास करना होता है। यही है समस्या समाधान विधि। मोकम व सिम्पसन ये क्या कहते हैं कि समस्या समाधान एक ऐसी मानसिक क्रिया है। कैसी है ये? एक मानसिक क्रिया है, यानी कि इसमें चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन कैसे करते हैं? मानसिक तौर पर ही तो करते हैं। मानसिक क्रिया है जिसमें सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी हुई समस्या का समाधान करती है। आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, साइकोलॉजी में आपने ये चीज समझी होगी कि अगर चिंतन है तो चिंतन के लिए सबसे मेन चीज क्या है, क्या होना जरूरी है? ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। चिंतन के लिए सबसे परम आवश्यक क्या है? सबसे परम आवश्यक है समस्या का होना। जब आपके पास समस्या ही नहीं होगी तो आप चिंतन किस पर करोगे? तो चिंतन के लिए समस्या का होना आवश्यक है। और चिंतन जो है वो एक मानसिक क्रिया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर ऑप्शन में अगर भावात्मक क्रिया होती है तो वो आप नहीं करेंगे, मनोगत्यात्मक होती है वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि चिंतन कैसी है? एक मानसिक क्रिया है जिसमें सीखने संबंधी जो भी सीख रहे हैं या अधिगम कर रहे हैं उसके संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं, सभी शामिल होती हैं और दी गई समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये वाली डेफिनेशन जो है वो कहती है समस्या समाधान विधि के कौन कौन से चरण हो सकते हैं, कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं समस्या की स्टार्टिंग से लेकर और समाधान तक, समाधान प्राप्त करने तक कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा? जो समस्या उसका चुनाव किया जाएगा कि भाई कौन सी समस्या है। परिकल्पना का निर्माण का अर्थ है कि वह अब उन्हें अनुमान लगाएगा, अनुमान के आधार पर सोचेगा कि ये जो समस्या है इसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, तो वो और अधिक सोच विचार करेगा। फिर जब उसने सोच विचार कर लेता है तो वह तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यों को इकट्ठा करता है, ठीक है। तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद तथ्यों की जांच करेगा कि क्या वह जो समस्या थी वह उसके तथ्यों से मैच खा रही है या नहीं खा रही है। उसके बाद होता है विश्लेषण करना। वह क्या करता है? एनालाइज करता है, वह समझने की कोशिश करता है। उसका क्या करता है? विश्लेषण करता है। विश्लेषण को हम कह सकते हैं कि वह निष्कर्ष निकालता है। जब उसकी समस्या और उसके तथ्य मैच खा जाते हैं और उसका वह निष्कर्ष निकाल लेता है कि हाँ ये वही समस्या है जिसका समाधान खोजने के लिए मैंने बहुत सारे तथ्यों को एकत्रित किया है, उनकी जांच की है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से मैच खा रहा है। लास्ट में होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है वो अहम रोल निभाता है, क्योंकि मूल्यांकन से हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारा जो टॉपिक था, जिस विषय पर हम काम कर रहे थे, उसमें हम कितने पारंगत हुए, कितने सफल हुए, ठीक है। अब ये स्टेप जो है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन इसमें किस तरीके का पूछा भी जा चुका है कि समस्या समाधान की विधि में चरण कौन कौन से हैं। तो ये जो स्टेप है आप ऐसे नहीं करेंगे कि इसको सेकंड बना देंगे या इसको थर्ड बना देंगे, नहीं। समस्या का चुनाव, समस्या का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पना का निर्माण और लास्ट में एक ऑप्शन दे दिया गया था मूल्यांकन। तो उसमें ये पूछा गया था कि समस्या समाधान विधि के अंदर कौन सा क्रम से असंगत है, ठीक है। तो वहां मूल्यांकन जो था वह उसका आंसर था, ठीक है। इसलिए इनको आप क्रम वाइज याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्वयं खोज विधि। स्वयं खोज विधि ये तो बहुत ज्यादा आसान है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। स्वयं खोज विधि यानी कि स्वयं से खोज करना। तो यह विधि जो है वो करके सीखने पर आधारित है। अब मैं ही आपको कभी बोल देती हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आपको ज्योग्राफी के अंदर कोई जो कंट्री है वो समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या करो, नेट पे जाके सर्च करो, ठीक है। तो आप सर्च करते हैं, तो यही है खोज विधि, स्वयं खोज विधि। इसके खोजकर्ता कौन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वयं खोज विधि के खोजकर्ता हैं N.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? N.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। स्वयं खोज विधि को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और जो कि यूरेसिको ग्रीक वर्ड यहां से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? डिस्कवर करना। डिस्कवर करना यानी कि खोज करना, ठीक है। अब इस टॉपिक में से आपके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। वो क्या पूछे जा चुके हैं कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो किसने दिया था,
हिंदी में अगर जिसको याद है, जिसने इंग्लिश में याद नहीं की है, तो उसको समझ में नहीं आया। इसीलिए इन दोनों को लिखा गया, क्योंकि कभी इनका जो इंग्लिश में पूछ लिया जाता है या कभी इसको हिंदी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा इसमें इनका नाम पूछा जा चुका है कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो किसने दिया था, N.E. आर्मस्ट्रांग ने दिया था। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वयं खोज विधि किस पर आधारित है। तो अब आपको पर्टिकुलर ये शब्द तो मिलेगा नहीं कि करके सीखने पर आधारित, ये आपको कुछ समझना होगा। स्वयं खोज यानी स्वयं खोज रहा है, यानी कि खुद ही तो करके सीख रहा है। तो करके सीखना विधि जो है वह स्वयं खोज विधि पर आधारित है। तो यहाँ पर आप ये चीज लिख लीजिए, करके सीखना पर आधारित। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए जो डेफिनेशन है इनको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सालों तक इन डेफिनेशन का एक एक वर्ड चुनकर जब अपनी डेफिनेशंस में डालते हैं तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए, यानी बालकों को कम से कम बात करनी चाहिए और अधिक से अधिक खोजने को प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए कि भाई कम से कम बात करो, लेकिन अधिक से अधिक क्या करो, डिस्कवर करो, खोजो। ठीक है, तो ये विधि जो है वो बहुत सिंपल है। क्या करना है, स्वयं खोज विधि पर यानी करके सीखने पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षण विधियों में। आपकी हिंदी शिक्षण विधि, आपकी जो मैथ की शिक्षण विधि, आपकी साइंस की शिक्षण विधि, सभी में ये विधि जो है वो काम आती है। इसे योजना विधि भी कहते हैं। अगर प्रोजेक्ट विधि ना लिखा हो और योजना विधि लिखा हो तो आप इससे भी समझ जाइए, या फिर लिखा होगा प्रायोजना विधि। ठीक है, ये भी यही विधि है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग व्यावसायिक शिक्षा में किलपैट्रिक 1918 में किया था। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक महोदय। ठीक है, या ऐसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है वह व्यावसायिक शिक्षा में किसने किया, किलपैट्रिक ने किया। कैसे भी पूछा जाएगा, आंसर क्या आएगा, किलपैट्रिक। कि शिक्षा में प्रयोग किसने किया, शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किसने किया, जॉन ड्यूवी ने किया। जॉन ड्यूवी जो दर्शन शास्त्री थे, इन्होंने शिक्षा में प्रायोजना विधि का प्रयोग किया। ठीक है, किसका किया, प्रायोजना विधि का। तो ये सब एक ही नाम है इसके। ठीक है, किलपैट्रिक महोदय ने 1918 में ही प्रोजेक्ट विधि में 4 प्रकार की योजनाएं बताई। रचनात्मक योजना, रसास्वादन योजना, समस्यात्मक योजना और अभ्यासात्मक योजना। ये 4 प्रकार की योजनाएं बताइए, इनका नाम जो है वो आप याद रखेंगे। अब ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट विधि की बात की जाए कि प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो आपका कहना यह होगा कि प्रोजेक्ट विधि वह विधि होती है जिसमें एक अध्यापक द्वारा शिक्षार्थी को एक प्रोजेक्ट, एक योजना बनाने को दे दी जाती है, उनको बता दिया जाता है, एक टॉपिक पकड़ा दिया जाता है कि इस योजना को आपको स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट करना है। इसके बीच बीच में अगर कोई भी समस्याएं आती हैं तो वह उनका निदान करने के बारे में खुद सोचे। ठीक है, नेक्स्ट है पर अब छोटी छोटी सी विधियां हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी हैं, जैसे पर्यवेक्षित विधि है, पर्यटन विधि है, मस्तिष्क उत्प्लवन विधि है। पर्यवेक्षित विधि में क्या होती है, टीचर जो है वो केवल जो टीचर है वो क्या करता है, वो सिर्फ निर्देशन का कार्य करता है और बच्चों को काम करने के लिए छोड़ देता है। और जब बच्चों को जरूरत होती है तो उन्हें बीच बीच में उन्हें उस चीज को बताता जाता है कि आपको इस कार्य को इस तरीके से करना चाहिए, आपको उस कार्य को उस तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट पर्यटन विधि। ठीक है, शिक्षण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन विधि में सबसे अधिक जो अहम रोल निभाती है वह है पर्यटन विधि, जिसे कि शैक्षिक भ्रमण भी कहते हैं। यानी कि आप क्या करिए, शिक्षण विधियों की इस विधि के अंदर आपको अगर जैसे हिस्ट्री के कुछ स्थल के बारे में बहुत कुछ आपको सिखाना है बच्चों को, तो आप क्या करेंगे, एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करेंगे, वहां बच्चों को ले जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान वो ग्रहण करेंगी तो उससे क्या होगा, वो ज्ञान जो है वो उनका लंबे टाइम तक बना रहेगा। ठीक है, तो ये शिक्षण विधि जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लिया जाता है, अगर बच्चों को किसी स्थल के बारे में आपको ज्ञान कराना है तो आप क्या करेंगे, क्लासरूम में बैठाकर उनको किताबों के अंदर
आप उनको किताबों से आप बता देंगे या उनको टेलीविजन चलाकर या फिर कंप्यूटर पर चलाकर और उन्हें उस चीज का ज्ञान दिला देंगे, या फिर उन्हें शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएंगे जिस किले का, जिस पर्यटन स्थल का उन्हें ज्ञान करवाना है। तो आंसर क्या होगा कि भाई आप अगर प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को वो ज्ञान दिलाएंगे तो वो उनको और ज्यादा आसानी से सीख जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मस्तिष्क उत्प्लवन विधि। ये विधि क्या होती है, इसके अंदर यानी कि ब्रेन में जो भी बातें आ रही होती हैं, क्योंकि बच्चों को हम रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। मस्तिष्क उत्प्लवन का अर्थ ही है ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी ब्रेन में भूचाल आना, यानी कि जो भी माइंड में जो भी बातें होती हैं, क्योंकि आपने भी कई बार बच्चों को देखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पुटअप करते हैं कि ये ऐसे क्यों होता है, भाई जो सन है वो पूरब से ही क्यों निकलता है, पश्चिम में ही क्यों छुपता है, आसमान में इतने सारे तारे कहाँ से आए, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो बच्चों के होते हैं। यहाँ पर अगर एक बालक जो है वो दूसरे बालक को अपने विचार व्यक्त कर देता है, यानी उसके माइंड में जो बातें आती हैं वो उसके सामने प्रस्तुत करता है, और दूसरा बालक जो है वो उसके विचारों को लेकर और आगे बढ़ता है, यानी उसके आगे वो सोचना प्रारंभ करता है, तो इसके लिए भी शिक्षक जो है वो मना नहीं करता है, यानी कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करके भी माइंड में उन चीजों के बारे में सोचा जा सकता है। तो बच्चों को अपने जो भी उनकी सही गलत जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी उनके माइंड में होते हैं, उनको बाहर निकालने की एक ये विधि है। तो आज हमने शिक्षण की जो विधियां थी सामाजिक अध्ययन में उनका अध्ययन किया, जिसमें हमने सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, समस्या समाधान विधि, स्वयं खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि, पर्यवेक्षित विधि, पर्यटन विधि और मस्तिष्क उत्प्लवन विधि, इन्हीं में से शिक्षण विधियों में से आपके प्रश्न जो है वो बनते हैं और आपके क्वेश्चन जो वो आते हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। ये सिर्फ एक समझ पर आधारित है, यहाँ आप रखने की कोशिश करेंगे तो अपने क्वेश्चन जो है वो हल नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ, 11th यूनिट के चैप्टर 4 के साथ। तो धन्यवाद।